नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात लोकसभा चुनाव की होगी। पहला चरण मुकम्मल हो चुका है। ईवीएम में कैद हो गई है 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत। ये 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ। अब चुनाव की था जब लेते हैं, जब विश्लेषण करते हैं, कसौटी पर कसते हैं, तो मतदान कितना हुआ यह एक अहम फैक्टर हो जाता है। और अब आंकड़े आ गए हैं, मुकम्मल आंकड़े आ गए हैं चुनाव आयोग के कि आपने, जनता जनार्दन ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लोकतंत्र के सबसे बड़े मेले, सबसे बड़े जश्न में। और यहां मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश भी करूंगा, आपको सलाह भी दूंगा कि वोट डालना आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन पहले चरण का जो मतदान हुआ, यहां पर आप लोगों का उत्साह बहुत कम दिखा है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? 2019 में इन 102 सीटों पर लगभग 70% मतदान हुआ था, जो गिरकर 63% हो गया है। 7% का डिप, गोता। और इसमें अगर हम राज्यवार थोड़ा विश्लेषण करें तो तस्वीर और साफ होती दिखाई देती है। बिहार में 4 सीटों पर मतदान हुआ, 1/10, 10% सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन 5% की गिरावट, 54%। कोई बड़ा जोशीला मतदान नहीं हुआ था 2019 में, लेकिन उसमें भी 5% का गोता। राजस्थान 7% का गोता, 64% से 57% पर आ गया है मतदान। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो 8% की गिरावट आई है मतदान में। 75% था मतदान, 6 सीटों पर हुआ है, कुल मिलाकर 29 सीटें हैं। लेकिन एक ट्रेंड पकड़ में आती है, उस पर आगे मैं चर्चा करूंगा। 8%, 67 पर आ गए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हुआ और यहां भी 7% की गिरावट, 7% का डिप। उत्तराखंड 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से ये 8 गलत लिख दिया है, उत्तराखंड में 5 ही सीटें हैं। 62 से गिरकर 56% हो गया है मतदान। जबकि पश्चिम बंगाल में 4% की गिरावट पर 85% था। बंपर वोटिंग हुई 2019 में और यह गिरकर 81% हो गया है। महाराष्ट्र में 5 सीटें, 2% की गिरावट। अब इससे तस्वीर क्या उभरती है? जब भी हम चुनाव का विश्लेषण करते हैं, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और करना जरूरी भी है, प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी। भाई, एक तो वोटर मन बना लेता है कि जो सरकार है उसको आगे एक और पारी खेलने के लिए मोहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे। प्रो इनकम्बेंसी। आजकल अब यह भी ट्रेंड आ गया है कि जब मतदान में एक स्पाइक आता है कि प्रो इनकम्बेंसी भी, हमने देखा है बहुत से शतरप लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते आ रहे हैं। वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, योगी आदित्यनाथ हो या नीतीश कुमार, हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी तो गिरी है, तो एक के बाद एक ये चुनाव जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2 चुनाव जीत चुके हैं, पर यहां स्पाइक तो है नहीं। पर इसकी एक उलट तस्वीर भी है कि जो कमिटेड वोटर है उसने वोट दे दिए, और एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है कि नाराजगी है, भाई हटानी है ये सरकार, बहुत हुआ, अब की बार किसी और को मौका देंगे, तो लोग बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं। तो वो भी होता नहीं दिख रहा है। पर अब की बार 400 पार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कार्यकर्ता को लगा कि अरे वोट देने की क्या जरूरत है समर्थक को, मोदी तो जीत ही रहे हैं, वो निकले ही नहीं। और निकलने वालों में ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिनकी किसी न किसी मुद्दे पर नाराजगी है।
यह बड़ा दिलचस्प होने वाला है विश्लेषण। फिर 2019 से अगर हम तुलना करें 2024 के चुनाव की, 2019 में पुलवामा, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, जिसे कुल मिलाकर और जन कल्याणकारी नीतियां, मोदित्व का भी नाम दिया जा सकता है, उसकी एक गूंज सुनाई दे रही थी। राफेल को मुद्दा बनाने की कोशिश की विपक्ष ने, खास राहुल गांधी ने, कि चौकीदार चोर है, पलटवार हुआ, मैं भी चौकीदार, और उसकी गूंज ज्यादा सुनाई दी। भरोसे की भी बात थी। 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि, उसका पुट ज्यादा दिखा बजाय न्याय योजना, जिसमें 72,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए महीने देने की बात थी। भरोसा नहीं किया। तो इस बार चुनाव क्या कोई राष्ट्रीय मुद्दा, कोई एक अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला, लुभाने वाला कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार की तो बात कर रहे हैं, पर भ्रष्टाचार क्या अट्रैक्शन लेकर आता है? विश्व गुरु बन गए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, पर यह वोटर को घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक जाने के लिए उत्साहित करता है या मजबूर करता है? या कुछ ऐसे मुद्दे अंदर खाने? इस बार चुप्पी सी है, एक मौन है वोटर में। वो जोश, जुनून, उत्साह नहीं दिखा रहा, लेकिन बहुत सी परेशानियों से दो चार भी हो रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानी का मुद्दा है, युवाओं की दिक्कतें हैं, एमएसएमई की कमर टूट गई, तो वो चुपचाप वोट डाल रहा है क्या? और चुनाव स्थानीय होते जा रहे हैं क्या, कि लोकल इश्यूज पर? अब आप कहेंगे लोकल इशू पर तो बढ़ चढ़कर वोट देना चाहिए। यही तो खेल आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय हो गया, और स्थानीय होने का मतलब क्या जातियों के हिसाब से भी वोट डाले जा रहे हैं कि फलाना जाति नाराज, वो खुश, ये पारंपरिक वोट बैंक था पर वो खिसक गया क्या? और इसके लिए एक बानगी 8 सीटें जो उत्तर प्रदेश में वोट डाले गए, उन पर निगाह डालूं तो थोड़ी बात को मैं और साफ करने की कोशिश करूंगा। मुजफ्फरनगर, कवाल में बवाल हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे, 2014 में बड़ी गूंज थी, 19 तक वो चली, 80-20 का चुनाव भी, वो 2022 में भी कहा गया, लेकिन मुजफ्फरनगर में 9% की गिरावट है वोटिंग में, 59%, 68% के बजाय। फिर कैराना की बात करें, यहां पर 7% का डिप, सहारनपुर में 5% की गिरावट है, रामपुर में 8%, मुरादाबाद में 5%, पीलीभीत में 5%, नगीना में पहले जितना मतदान लगभग होता दिखाया, 4% की गिरावट है, जबकि बिजनौर में 8%, तो 7-8% की यह गिरावट। मैंने एक कार्यक्रम किया था कि राजपूत नाराज हैं, यह खबर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट ना जाए, शिवराज सिंह चौहान वाला हाल ना हो जाए चुनाव के बाद, वीके सिंह को टिकट ना देना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुरादाबाद सीट से ठाकुर को, एक राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाना, क्या यह बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है? ये वो इलाके भी हैं जहां पर जो अकलियत है, जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है, और पुराना तजुर्बा यह कहता है, अभी इसी ने कास्ट वाइज कोई वो नहीं बताया है, लेकिन पुराना तजुर्बा यह बताता है कि मुसलमान जितना वोट बैंक, जितना प्रतिशत वोट डाला है, 60% है, तो मुसलमान का ये मानकर चलिए 75% तक उन्होंने वोट डाला। तो ये किसके लिए नुकसानदेह साबित होगा? कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार में भी दिख रही है। बिहार में तो जैसा मैंने आपको बताया 54% के करीब मतदान था, लेकिन गया में 6% का डिप, जमुई में 4%, नवादा में 6%, सिर्फ औरंगाबाद पिछली बार जैसा मतदान करता दिखाए, लेकिन वहां भी 2% की गिरावट है। और कहां कहां मतदान अच्छा खासा हुआ है।
अब यह भी देखने वाली बात है, जब हम प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, 60 से 70% के बीच तमिलनाडु में हुआ। यहां लगभग 3% की ही गिरावट है, 72% से गिरकर यह 59.5% पर आ गया। वहां बीजेपी खाता खोल पाएगी, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। 70 से 80% वाले राज्यों में, छोटे छोटे राज्य हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, एक असम भी है, वहां पर लगभग 75% मतदान हुआ है। यहां बीजेपी मजबूत है। यह प्रो इनकम्बेंसी की बानगी है क्या? यह नाराजगी का एक खाका भी बुना जा रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल में 4% के करीब गिरावट है, लेकिन तब भी 80 का आंकड़ा मतदान पार करता दिखाई दे रहा है। अब राजनीतिक बयानबाजी क्या हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पहले चरण में जनता ने इंडिया को पूरी तरह से नकार दिया है, 4 जून के बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, यह प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। मुबारकबाद भी दी थी एक्स पर मतदाताओं की, आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया है मतदाताओं ने, यह भी एक तस्वीर है। जबकि अखिलेश यादव यह ताल ठोक रहे हैं कि बीजेपी के लिए पहला चरण फ्लॉप रहा। अमित शाह कहते हैं पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 400+ फिल्म मतदान के पहले चरण में सुपर फ्लॉप, कि 400+ की यह फिल्म सुपर फ्लॉप हो रही है। वो कह रहे हैं रोजगार एक बड़ी समस्या है, और मतदान में वो बात होती दिख रही है। फिर तो और मतदान होना चाहिए था, पलटकर यह भी पूछा जा सकता है तेजस्वी से। जबकि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, जमानत पर बाहर हैं, वो कह रहे हैं पहले चरण में इंडिया की एक तरफा जीत होगी। इसी पर विश्लेषण करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, कम मतदान किसका नफा, किसका नुकसान? एक और चीज जोड़ देता हूं, कौन परेशान? और वोटर्स का मोह भंग। अब वो CSDS का एक सर्वे आया था कि भाई चुनाव आयोग पर भी थोड़ा भरोसा कम हो रहा है, चुनाव की विश्वसनीयता कम हो रही है, इसीलिए लोग घर पे ही जाकर बैठ गए, या नतीजे करेंगे दंग। कमिटेड वोटर बाहर आ गया, नाराज घर पर ही बैठा रह गया। चर्चा में मेरे साथ देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वे सर्वा, हमारे लिए लगातार सर्वे करते हैं। अब तो सर्वे पर, ओपिनियन पोल्स पर बैन है, 1 जून को होंगे वो तो। हमारे साथ CSDS, जिसका मैंने जिक्र किया, उनके प्रोफेसर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह, और इन्होंने एक नायाब सा प्रयोग भी किया है, स्ट्रिंगर्स का, फ्रीलांसर्स का ये इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावी डेटा जुटाने में। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, YouTube पर आपका अखबार नाम का बेहतरीन चैनल भी चला रहे हैं प्रदीप सिंह, और प्रभु चावला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, 70 के दशक से चुनावों को ट्रैक कर रहे हैं। तो प्रभु, आज सीधा सवाल पर आपसे सीधी बात कर लेते हैं, और तीखी बात भी करते हैं आप। ये मतदान में गिरावट, 7% की गिरावट, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 7 से 8% मतदान कम होना, यह किस ओर संकेत दे रहा है? आपने सीधा सवाल कहा किसका नुकसान, उसका जवाब पहले मैक्रो लेवल पर दे देना चाहिए कि मेरे को लगता है जसवंत बैठे हैं वो भी बताएंगे। 2014, 2019 और 2024 का मुकाबला करें, मेरे को लगता है 2014 और 2019 के मुकाबले कई जगह मतदान बहुत कम हुआ है। तमिलनाडु की फिगर आपने नहीं दी है, वो भूल गया आप देना। नहीं, तमिलनाडु की मैंने फिगर दी है ट्विटर पर बहुत प्रभु जी, तमिलनाडु की फिगर मैंने दी है। तमिलनाडु में मेरे ख्याल मैं भूल गया। हाँ, 3% की गिरावट है, भूल गया। हाँ, 69.5%, पहले 72.5%। हाँ, 62% हुआ है। हाँ 62% आपका जो बात है आ गया है, क्योंकि मैं तमिलनाडु और साउथ के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ। वहाँ देख रहा था मैं कल ट्विटर पे भी क्या हो रहा है।
जब अन्ना मलाई जब कंप्लेंट कर रहे थे शाम को कि हमारे वोटर लिस्ट में नाम कट गए हैं, तो उससे रिफ्लेक्ट आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। मैं उसमें जाऊंगा स्पेसिफिक केसेस के अंदर, पर सबसे बड़ा नुकसान ये लगता है 2024 के अंदर नुकसान डेमोक्रेसी का हुआ है। देश कोशिश कर रहा था कि एक अच्छी ऑपोजिशन, रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन आएगी, इधर आए या उधर आए। वो लगता है कि उसके लिए वो लोगों ने वोट जा करके बाहर निकल करके प्रो भी नहीं दिया, एंटी भी नहीं दिया। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसको बोलने मत देना, मेरे को पूरा टोकना मत। एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़े नेता आज दिल्ली में थे, मेरे को बड़े 5 सितारा होटल में मिल गए। कल चुनाव हुआ है, वो आज 5 सितारा दिल्ली में आ गए हैं। उनकी जिम्मेवारी है चुनाव लड़वाना और जितवाना, और बातों बातों में बोल गए कि चुनाव में मैं गया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, लोगों के प्रति कोई रोगी को कुछ रुचि नहीं थी चुनाव के अंदर। लोग आ रहे थे और जा रहे थे, हमें पता नहीं लग रहा कि क्या होगा। और दूसरी टेबल पर बढ़ने की बात यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में छोड़ करके जो पंजाब से लोग गए थे, हिमाचल से गए थे, 5 सितारा होटल के अंदर खाना खा रहे थे, दोपहर को 3 घंटे तक बैठे रहे वहाँ। जिनको चुनाव लड़ाना चाहिए, जिनको चुनाव जिताना चाहिए, वो दिल्ली अपना प्रदेश छोड़ करके दिल्ली के 5 सितारा होटल में लंच कर रहे हैं। ये बताता है अपने आप के अंदर कि उनकी कितनी रुचि खुद नेताओं की इस चुनाव नहीं, के ये अंदर है। आपका बहुत वैलिड अगर मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है कि लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, पर राजनीतिक स्तर पर अगर मैं एनडीए और इंडिया खेमे की बात करूं, ये वोट की गिरावट ये क्या दर्शा रहा है? एक थकान तो दिख रही है, उबाऊ सा एक रवैया मतदाता अख्तियार कर रहा है, पर इसका नुकसान इंडिया को होगा या एनडीए को होगा? ये प्रो इनकम्बेंसी है कि भाई जो बंधा बंधाया वोटर है उसने डाल दी, या जो नाराज है उसने डाल दी, बंधा बंधाया घर पर ही बैठ गया, घर पर ही बंध गया। ये तो एक तो मौसम की मार है, दूसरी में जो आपने राजनीतिक सवाल हुआ उठाया है, एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी में कई बार जाते हैं लोग निकालना चाहते हैं तो बड़ी संख्या में आते हैं। बीजेपी के साथ एक कार्डर जुड़ा होता है, जो उनके मिनिमम वोट्स हैं वो भी आने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा, मैं यूपी का एग्जाम्पल दिया, यूपी में थकजावा कम हुआ है। वोटर कम होना जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने आप को सब सीट पर खड़ा कर दिया हो, क्योंकि सब जगह प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी का नाम था, कैंडिडेट का नाम था, पार्टी का सिंबल था, परंतु कम होना वोटों का ये रूलिंग पार्टी के लिए स्थिति में खतरनाक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉपुलैरिटी भी दांव पर है। वहाँ पर अगर लोग निकल करके बाहर नहीं आए, और दूसरा डिपेंड करता है कि किस कम्युनिटी, जैसे आपने सवाल उठाया, किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा संख्या में बाहर निकल करके आए। अगर माइनॉरिटीज़ और दलित लोग बाहर निकल कर ज़्यादा आए हैं, उसका एक अपना परिणाम हो सकता है कि वो फिगर हम लोगों के पास, आपने जैसे कहा कि कास्ट हुआ नहीं, परंतु रिपोर्टर्स के बाद जरूर खबर होगी पोल वाइज क्या हुआ है। तो एक कम वोट होने का मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी के प्रति कोई बड़ा प्यार भी नहीं है और उनके प्रति कोई नुकसान की बात भी नहीं है। ये किसी तरफ भी चुनाव अब जा सकता है, जो पॉलिटिशियंस कहते हैं, और जो 100 सीटों की जो बात कर रहे मैंने थे, शुरुआती चुनाव संबोधन में अभी कहा, ओपन है, प्रभु, परंतु एक राउंड है सिर्फ। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है। 19% सीटों पर मत डाले गए हैं, ईवीएम में कैद हुए, ये फेयर पॉइंट है। पर जो मैंने शुरुआती, इसके बाद 102 सीटों पर सबसे लार्ज। हाँ, एक और चीज जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा था प्रभु, हाँ, जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा जी, क्या राष्ट्रीय, भाई लोकसभा चुनाव है, एक राष्ट्रीय मुद्दे जो बनते हैं, ये राष्ट्रीय ना होके कुछ स्थानीय होता दिख रहा है क्या चुनाव? उसके संकेत भी मिले हैं क्या? संदीप, मैं पिछले 2 दिनों से भाषण सुन रहा हूँ नेताओं के। नीतीश कुमार का आपने एक वाक्य सुनाया, इसके अंदर भी आज क्या कहा उन्होंने राबड़ी जी के बारे में, और मोदी जी ने आज क्या मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान की कोई भी बात भी कही, जो भी हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर, मुद्दे तो है ही नहीं, चुपचाप लोकल लेवल पे हो रहे हैं, दूसरी बात है। हालांकि लोकल लेवल पे देखेंगे, आप लोकल छोटे छोटे चैनल में देखता हूँ कभी कभी, वहाँ पर लोकल मुद्दे उठाए जा रहे हैं, परंतु राष्ट्रीय लेवल के अंदर प्रधानमंत्री बीजेपी की ना कोई तीर चला रही है मस्जिद के ऊपर, कुछ और कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जो पोलराइजेशन की कोशिश करने की बजाय लगता है लोगों के प्रति वो रुचि नहीं है। पोलराइजेशन जो होने की बात थी वो लगता है वो मतलब 2019 में राष्ट्रवाद का पुलवामा, घर में घुसकर मारते हैं, जन कल्याणकारी नीतियों की भी और राम मंदिर गूंज दिखाई दे रही थी। वो राम मंदिर बिल्कुल मुद्दा ही नहीं दिख रहा। सीएसडीएस के पोल में तो राम मंदिर को लेकर 8% लोग उसे प्राथमिकता दे रहे थे और हिंदुत्व के बारे में 2% लोग।
इस बार ऐसा कोई नहीं लगता। पिछली बार एक था कि मोदी जी को जिता के लाना है किसी हालत में, वो एक पॉजिटिव वोट था। 2014 के अंदर नेगेटिव कांग्रेस के अगेंस्ट था, 2019 में मोदी जी की फेवर में था। अब जो चुनाव हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मोदी जी हर जगह हैं, उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है, परंतु लो परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोगों का रुचि इसके अंदर नहीं है। ठीक क्योंकि है। मुद्दे जो हैं असली उठा ना करके धर्म पे, जाति पे, व्यक्तिगत आक्षेप पे, लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत पर बातें अभी हमें करना, ये नहीं मालूम ओछा वोटर इलेक्शन हो असली गया है। मुद्दों पर लो भी लेवल वोट डाल रहा है कैंपेनिंग क्या? की वजह से। प्रदीप सिंह, एक वो होता है करंट, मैं यहां पर शब्द चुरा रहा हूं फेसबुक वॉल से, ओम थानवी, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, आपके सहयोगी रहे हैं। ओम थानवी कह रहे हैं कि एक होता है करंट, करंट नहीं दिख रहा, पर क्या ये अंडर करंट वाला चुनाव है, ये कम मतदान, इशारा क्या कर रहा है प्रदीप जी? नहीं, देखिए, पहले जो थ्योरी संदीप जी चलती थी कि ज्यादा मतदान का मतलब एंटी इनकम्बेंसी, सरकार हटाने के लिए, कम मतदान का मतलब यथास्थिति, वो थ्योरी अब चलती नहीं। प्रो इनकम्बेंसी का जब से चलन शुरू हुआ है तब से ये गणित जो है काम करता नहीं। तो इससे कोई अंदाजा नहीं निकाल सकते कि ज्यादा वोटिंग हुई है तो किसके पक्ष में जाएगा, कम हुई है तो किसके विरोध में जाएगा। क्यों कम हुई है, उसके 2-3 कारण जो है हो सकते हैं। एक, मोदी जीत रहे हैं ये बात अपोजिशन भी मानने लगा था, जिस तरह के बयान आ रहे थे, और उसकी वजह से जो मोदी का यानी बीजेपी का वोटर है वो कॉम्प्लेसेंट हो गया कि जीत ही रहे हैं तो कुछ वोट नहीं पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि जो विरोधी दल है, विपक्षी दल है, उनके कार्यकर्ताओं, खासतौर से समर्थकों में ये निराशा कि हार ही रहे हैं, वोट देने न देने से क्या फायदा, तो उनमें कॉम्प्लेसेंसी हो सकती है। ये दोनों कारण हो सकते हैं या एक साथ दोनों कारण हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी वो वोट परसेंटेज कम हो सकता है। विपक्षी दलों के मामले में जो निराशा है वो उसको बढ़ाया है कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से उसके बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, चुनाव के मैदान से हट गए। उसके बाद थोक में जिस तरह से कांग्रेस से लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने लगे, उससे भी निराशा हुई है, तो उसका भी असर हो सकता है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, या उत्तर इसका प्रदेश में पलट तस्वीर भी है क्या प्रदीप जी? बीच में टोक रहा हूं कि जो जो कांग्रेस जिसको गरियाते नहीं थकती है बीजेपी, उनके नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं, 1 घंटे में उम्मीदवार के तौर पर भी खड़ा कर दिया जाता है। नवीन जिंदल एक उदाहरण है इसके, या सबको टिकट दे दी जाती है और बीजेपी के कार्यकर्ता की को नजरअंदाज किया जाता है, तो उसको लेकर भी उत्साह में कमी होती है क्या? बीजेपी का संगठन है उसमें पचाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का रिएक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन इतना असर होगा कि लोग खिलाफ हो जाएंगे, बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता और उसके वोटर के खिलाफ वोट करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 1 मिनट प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में जो ये 9 सीटें हैं, 7 से 8% की गिरावट है। अब ये वो इलाका था जहां पर हिंदुत्व कार्ड भी खूब चला, जन कल्याणकारी नीतियां भी थी। हमने ये भी देखा 2022 के चुनाव में कि 9% वोट बैंक मायावती से छिटक कर 22% से घटकर उनका वोट बैंक 13% हो गया था, जिसमें ज्यादातर पुट बीजेपी में गया। तो ये जो 8 सीटें हैं वो कहानी क्या कह रही हैं? और इसमें जो राजपूतों की नाराजगी, चौबीसियों का 5-5 जगह महापंचायत हुई, योगी ही कबूल थे, बाकी किसी से वो बात करने को तैयार नहीं, तो जातियों में भी बढ़ता दिखा है क्या ये चुनाव? वो हिंदुत्व फैक्टर के बजाय जाति हावी होती दिखी है क्या? नहीं, मुझे लगता नहीं कि जाति हावी होती हुई दिखी है। देखिए, जो यूपी की, खासतौर से पश्चिमी यूपी की बात करें, राजपूत नाराज की बात कर रहे हैं आप, हमने पहले देखा जाट नाराज, फिर ब्राह्मण नाराज, इस बार जो है राजपूत नाराज। तो इसका असर जो है कुछ तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन वो ज्यादातर असर जो है वो मार्जिन पर पड़ता है। इतना नहीं पड़ता कि चुनाव हरवा दें या चुनाव हार जाएं। उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर हम 19 से तुलना कर रहे हैं तो ये बात नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था, सीधी लड़ाई थी बीजेपी और उस अलायंस के बीच। तो इसलिए जो है वोटिंग परसेंटेज दोनों तरफ से बढ़ाने की कोशिश, अपने वोटर निकालने की ज्यादा कोशिश हुई। बीजेपी की के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी चुनौती शायद ही बीजेपी के सामने
पिछले कम से कम 10-12 सालों में आई हो। तो इसलिए उस एक कारण जो है वोट परसेंटेज कम होने का वो भी है। नुकसान लेकिन किसका, नफा किसका? कुल मिलाकर ये वोटर उदासीनता को दर्शाता है। आप शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं। शेयर मार्केट में एक बात कही जाती है कि इस खबर को मार्केट ने पचा लिया है। तो जो मुद्दे हैं उनको वोटर ने पचा लिया है, अभी उसने पचा तय कर लिया है, दिया लेकिन किस यानी राजनीतिक दल को अपच भी यानी हो रही है, floating हाजमा vote बहुत किसका कम खराब है। हो रहा है, ये भी तो देखना होगा ना यशवंत। ठंडा हो रहा है चुनाव, जोश नहीं दिख रहा, कुछ पकड़ में आ रहा है, स्थानीय हो गया, जातियों में बट गया, प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है? संदीप देखिए, जो भारत के चुनाव होते हैं इनमें एक्चुअली में जब हम बहुत ज्यादा माइक्रो उसमें चले जाते हैं एनालाइज करने में, तो हमसे कई बार गड़बड़े भी होती हैं। ये मैं अक्सर कई बार मजाक में कहता हूं कि भारत का चुनाव या भारत का मतदाता इसको रीड करना है, ये अंधे के हाथी की तरह से हम लोग रीड करते हैं। नहीं, किसी पर के अब कान माइक्रो पकड़ की के बात आए थोड़ा हैं। है। 102 सीटें मतलब 19% सीटें ईवीएम में कैद जी। हो गई, वहां पर 7% का डिप है। आपने जो अपने शुरुआती वक्तव्य में जो बात बोली, एक्चुअली में जो जो मुख्य 5 चीजें आपने गिनाई कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, सच्चाई यह है कि वो सारे कारण ही प्रभावी हैं और सारे कारण वैलिड हैं। अलग अलग जगहों पे कोई कोई कारण का कंपोजिशन ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी कारण एक ऐसा नहीं है संदीप जिसके लिए मैं कह सकूं एक चुनाव विशेषज्ञ की हैसियत से कि नहीं नहीं ये कारण नहीं होगा, वो कारण हो सकता है। जो सबसे ज्यादा 2 प्रभावित करने वाले कारण जो मुझे लगते हैं, उसमें एक प्रो और एक एंटी दोनों ही पक्षों के लिए है। प्रो और एंटी में क्या है कि एक तो मुझे लगता है जो 2004 के हम सभी लोग दूध के जले हुए हैं, वो आता है कॉम्प्लिसेंसी या अति आत्मविश्वास वाला। क्या ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा 400 पार हो रहा है, हो गया है, और अब डालने की जरूरत क्या है, वोट देने की आवश्यकता है कि नहीं है, उस चक्कर में अगर कम हुआ है तो उसका नुकसान पर बीजेपी को 2004 की बीजेपी थोड़ा है, बीजेपी अपने संगठन की ताल ठोकती है, पंच प्रमुख Exactly. हैं जी, एक एक आदमी का पर्चा हमारे पास होता है, लेकर जाते हैं, तो फिर ये आए जी। क्यों नहीं? जी एग्जैक्टली तो इसलिए दूसरी तरफ फिर आकलन आपको करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अगर जिस पक्ष के लिए हम बात करते हैं कि ये बेहतरीन चुनावी मशीनरी है और केवल संगठन के आधार पे उन्होंने अभी अभी मध्य प्रदेश का चुनाव जीता था संदीप, कोई कारण नहीं था हाँ। वो चुनाव जीतने का बीजेपी का, बिल्कुल। हम सभी जानते हैं, केवल और केवल संगठन के आधार पर निकला था। तो दूसरा एस्पेक्ट एक ये भी आता है कि आत्मविश्वास वाले फैक्टर के अलावा एक एस्पेक्ट आता है कि क्या ये विपक्ष का वो वोटर है जिसको लगता है कि हमारी जीतने की संभावना नहीं है तो घर बैठो। तो एक ये फैक्टर भी अपनी ओर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं टर्नआउट में गिरावट की, तमिलनाडु के चाहे जितना कम ही गिरा हो लेकिन गिरा है, 3% के करीब गिरा है। हाँ, तो वहां पे विपक्ष किसको ट्रीट किया जाए? वहां पे विपक्ष क्या हम डीएमके को ट्रीट करें, या वहां पे ये सेंस एआईएडीएमके और बीजेपी के वोटर का ट्रीट करें कि अरे जीतना तो है नहीं तो कितना भी आप ताकत लगा ले। ये तो वेस्ट बंगाल पर भी लागू होगा ना। पश्चिम बंगाल में 4% का ड्रॉप है, 85 से 81, 80 से ऊपर है, पर 4% गिरा है। एग्जैक्टली तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वोटर को उस तरीके की फीलिंग है कि जीतने की स्थिति नहीं है तो ना निकलो? तो ये मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि सच्चाई ये है कि ये सारे राजनेता की तरह बोल रहे हैं यशवंत, सीधे सवाल का जवाब नहीं दे। नफा किसका दिखता है, नुकसान किसका दिखता है? नहीं, मैं उसका कारण भी है। मैं संदीप, मैं मैं आपके सवाल का बहुत सीधा जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं देना चाहता हूं मैं उसका कारण बता दूं। देखिए, मैं अकेला इस पैनल पे, आपके पूरे पैनल पे व्यक्ति हूं जो एग्जिट पोल के डेटा का प्रीवी है। तो मेरा कुछ भी बोलना उस तरीके के आकलन को बिल्कुल ही अलग ढंग से लोग निकालेंगे, इसलिए भी, और वो अनएथिकल होगा, इसलिए भी मैं अपने नहीं, वो तो चीजों को बहुत संभाल के प्रोवोक करना, डेविल्स एडवोकेट बनना, थोड़ा छौंक लगाना मेरा काम है, वो तो खैर मैं लगाता रहूंगा। लेकिन संजय, ये क्या उदासीनता है? ठंडा चुनाव है। थोड़ा आपका जो सर्वे है उसमें भी एक हमें इशारा मिला था कि भाई ईसी की विश्वसनीयता पर भी कुछ सवाल है, चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कम है, या कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं ये आंकड़े? नहीं संदीप, आपने कहा ठंडा चुनाव है,
मौसम तो बहुत गर्म है, उस कारण से भी थोड़ा सा ठंडा है। हाँ। और दूसरा कारण ये है कि बहुत स्ट्रेच्ड है, बहुत लंबा चुनाव पर ये तो पिछली बार भी इसी टाइम तो शुरू हुआ था बहुत ना, लंबा गर्मी तो होने पिछली से- बार भी थी 2019 में। नहीं, गर्मी तो थी, लेकिन अगर आप ये देखें कि पिछली बार 13-14 मई तक सब कुछ समाप्त हो गया था, और 13 मई और 4 जून में भी फर्क है। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है कि 4 जून को ज्यादा ही गर्मी होगी, 13 मई को कम गर्मी होगी, लेकिन स्ट्रेच्ड बहुत है, बहुत लंबा है। और अगर आप किसी चीज को बहुत लंबा खींच दें तो थोड़ी सी उदासीनता होती है लोगों में। पॉलिटिकल पार्टी में भी ये होता है कि भाई थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखो, और सब तरह की एनर्जी, फिजिकल एनर्जी की भी बात होती है और मॉनेटरी एनर्जी की भी बात होती है। तो बहुत स्ट्रेच्ड है, और इसी के लिए, और ये जो पहला चरण का चुनाव था, आप देखिए बहुत स्प्रेड आउट था। एक तमिलनाडु में हो रहा है, तमिलनाडु में अच्छा खासा टर्नआउट हुआ है। और दूसरी बात यह है संदीप कि हमारे पास बेंचमार्क बहुत ऊपर है। हम हर चीज को 2019 से तुलना अब करेंगे, 19 का बेंचमार्क बहुत ऊपर चला गया नहीं, था, उसी में 68%, मुद्दे आ जाते हैं ना लगभग कि एक 69%। मुद्दों का ट्रैक्शन होता है, मुद्दे की गूंज होती है, वो गूंज नहीं दिखाई दे रही क्या, और वो किसको नुकसान दे सकती है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुद्दों की गूंज इसी के लिए नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि दोनों जो पक्ष है, बीजेपी कुछ दूसरे मुद्दे लेके आने की कोशिश कर रही है, जमीन पे कुछ मुद्दे और हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग मुद्दों को लेके आने की कोशिश कर रही है। जमीन पर हकीकत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और करप्शन की भी बात हो रही है। बीजेपी को लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी करप्शन पर वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में 370 का जिक्र होता है, हिंदुत्व का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है। पर ये और राम अगर मंदिर की विपक्षी गूंज पार्टियों क्या की बात सुनाई करो, दे रही है आपको? राम मंदिर पार्टियां- 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो हुई, और उसके बाद ठंडा पड़ गया क्या मामला? नहीं, निश्चित रूप से 22 जनवरी के जैसा तो आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। ये बीच बीच में आता रहेगा, चुनाव के समय, पहले दौर के चुनाव के पहले भी इसका जिक्र आया। अभी यूपी में अभी देखिए, अभी यूपी के 8 सीटों पर चुनाव हुए, वो भी वेस्टर्न यूपी में। अभी यूपी के जो दूसरे, तीसरे, चौथे दौर में आने दीजिए, तब मुझे लगता है कि राम मंदिर की गूंज जो है आपको ज्यादा सुनाई पड़ेगी। और इसमें देखिए, जो ये मंडल कमंडल, हमने कमंडल का जिक्र किया, मंडल का भी कर लें, जो जातिगत समीकरण होते हैं, रेनबो कोएलिशन और बीजेपी का जो मंडलीकरण हुआ और सोशल इंजीनियरिंग जो की थी, ज्यादा उत्साह दिखता है। एक तो माइनॉरिटीज, मैंने पहले इसका जिक्र किया, और जो पिछड़ा वर्ग है, दलित जो वर्ग है, वहां बढ़ चढ़कर मतदान होता है। तो यहां पर वोट परसेंटेज में डिप, क्या मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं, पर इन जातियों में और मुसलमानों में तो बढ़ चढ़कर किया होगा इस बार भी मतदान। मैं गलत अजम्पशन पर सवाल पूछ रहा हूं क्या? उसके मायने क्या होंगे? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप 2004 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो माइनॉरिटीज का टर्नआउट बहुत कम हुआ था, और 2024 में जब अगर आप विधानसभा, यूपी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। जब उन्हें लगता है कि सरकार को हराने की स्थिति है, तब उनका वोट तो सचमुच बढ़ चढ़कर पड़ता है। लेकिन जब अगर ऐसी फीलिंग आने लगती है कि इसको हराया नहीं जा सकता सरकार को, मतलब मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूं, तब कोई जरूरी नहीं है कि उनका बढ़ चढ़कर मतदान हुआ हो। इस वक्त कह पाना बहुत मुश्किल है कि बढ़ चढ़कर मतदान किसने तो मतलब किया। अभी भी असमंजस अपर बना कास्ट ने हुआ किया है। या दलितों अब शीतल, आपने जो ये दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया है, स्ट्रिंगर्स का, फ्रीलांसर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे खबर ले रहे हैं, वो उस बात के पैसे भी ले रहे हैं, और लेने चाहिए भाई, मेहनताना, मैं भी यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ तो मैं अपनी तनख्वाह लेता हूँ। थोड़ा राजस्थान का भी जिक्र कर लें। राजस्थान में पिछली दफा के मुकाबले यहां पर डिप आया है 7% का। अब गर्मी तो है जिसका जिक्र कर रहे थे संजय, पर करौली, धौलपुर 6%, 6.5%, दौसा, भरतपुर में 6.5%, झुंझुनू 10% की गिरावट, अलवर में 7.5%, श्रीगंगानगर 9.25%, जयपुर ग्रामीण 9% की गिरावट। ये क्या कह रहा है? देखिए, राजस्थान में हम लोगों ने जो चूंकि हमारे साधन बहुत कम हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं सूचनाएं जुटाने के लिए ऐसे बहुत सारे मीन्स
अप्लाई करने के उसमें से आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो हमारी सूचना है उसके अनुसार इस बार 19 में जो बीजेपी को करीब 60% वोट मिला था और 54% के आसपास 14 में उनको मिला था, इस बार उनको 50 का आंकड़ा छूना बहुत मुश्किल होगा। उनसे मतलब कम एक वोटर खास टर्नआउट समाज, उन उनसे बहुत आंकड़ों में दूर नहीं हुआ है। जाते शीतल, पर कम वोटर टर्नआउट आप कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। एक समुदाय विशेष तो एक पूरे इलाके में उनसे बहुत नाराज है और नाराज होकर उसने वोटिंग की है और चुनाव कैंपेन समुदाय भी किया है विशेष में और आप अपने जाटों साधनों का का जिक्र कर इस्तेमाल रहे किया हैं है। या राजपूतों का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत नाराज थे, अब बिल्कुल उसमें कम वोटर शेखावटी में जाटों का कर रहे हैं। वैसे जाट ओवरऑल राजस्थान में इस बार एक बड़ा हिस्सा उनका जो है बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। उपराष्ट्रपति बनाया यहाँ तक कि हुआ है भरतपुर राजस्थान जैसे के एक इलाकों में जाट जहाँ को। ये नहीं उम्मीद थी। जगदीप धनखड़ एक जाट को ही उपराष्ट्रपति बनाया हुआ, वो राजस्थान तो- से हैं। जी। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने जो मैक्सिमम अपना अचीवमेंट कर लिया था इन राज्यों में, उत्तर भारत के खासकर राज्यों में जहां उसे 50% से ज्यादा मत मिल रहे थे, अब उसके पास स्पेस नहीं था। वहां से वापसी हो रही है, डिसग्रंटल्ड एरिया उसमें जनरेट हो रहे हैं। जैसे यूपी में राजपूतों में थोड़ा बहुत आया है, बहुत नहीं आया है यूपी में, मैं इसको बहुत बड़ा नहीं मानता, लेकिन कुछ सीट विशेष में कहीं कहीं पॉकेट्स में ये बड़ा भी हो सकता है। लेकिन एक ये निकला है उन्हीं में से, उनके पास कुछ नया नहीं जुड़ा है। अखिलेश और यादव कह दलितों रहे में हैं ओवरऑल शीतल एक कि सेंसेशन आया किसान है। और युवा नाराज है, तो ये जी। किसान आंदोलन वो अब तो खत्म हो गया और वो मीडिया की सुर्खियों से भी निकल गया, सारी नहीं, बातें वो दोनों अभी भी अब उनका रिपल इफेक्ट दिखाई दे रहा वो है। दोनों जी, उन दोनों का इफेक्ट है। अग्निवीर का मामला बहुत गंभीर है और किसानों में निश्चित तौर पर एक डिसग्रंटलमेंट है। एक नया सेक्शन जुड़ा है, वो है जो रिजर्वेशन से लाभार्थी है समुदाय, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को पवित्र अपने लिए समझता है, धर्म ग्रंथ समझता है। उस समाज में जो भी इस तरह की चेतना से लैस युवा है, पिछड़ी और दलित जातियों के, उनमें एक तरफा झुकाव इस समय बीजेपी के विरुद्ध है, सोशल मीडिया से लेके सड़क तक। तो वो मतलब एक जगह-जगह बड़ा नजर आ रहा है, लाभार्थी ये मैं जाति कहना जो चाहता हूं। बनाई थी अभय, लाभार्थी जाति में कुछ डेंट आ रहा है। ये आंकड़े, ये कम मतदान क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो हमेशा मानता रहा हूं कि लाभार्थी बनाने से किसी भी पार्टी को वोट मिलने की गारंटी नहीं होती है, लेकिन आमतौर पर लोकतंत्र की जो नाकामियां हैं, गवर्नेंस की जो नाकामियां हैं, सरकारों की जो नाकामियां हैं, या विपक्ष की भी जो नाकामी है, उसके खिलाफ जो असंतोष का तीखापन है, वो लाभार्थी होने से कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को बैठे बैठाए मदद मिल रही है। पर ये पक्का नहीं, लाभ भी ले लिया। नहीं, ये तो कई बार साबित हो चुका है कि लाभ सरकार की तारीफ भी करेंगे, योजना बनाने वाले की भी प्रशंसा करेंगे, जहां से पैसा आ रहा है उसकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि सबसे ज्यादा वोट उसी को मिल जाए। किसी और को भी मिल सकते हैं उसमें से कुछ वोट, ज्यादा वोट सरकार को मिल सकते हैं, लेकिन सरकार के विरोध भी वोट मिल सकते हैं। बहुत सारे समुदाय हैं जो पारंपरिक रूप से भाजपा के खिलाफ वोट करते रहे। 1-2% वोट बैंक गिर जाए तो अलग बात है, पर देखिए बहुत गिरा है, बहुत गिरा है, प्रदेश बहुत गिरा है। 62 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें और 7-8% की गिरावट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी भूमिका में भी सब कुछ स्पष्ट हो गया था। अब इस विषय पे चर्चा भी है कि चुनाव में अनमनापन है, उदासीनता है, और विद्वानों में भी चर्चा है। संजय जी का मुझे विश्वास है उन तमाम बहसों के ऊपर ध्यान कहीं ऐसा तो नहीं मतदाता ने ये सोच लिया भाई इंडिया से नहीं हो पाएगा, विपक्ष के बस की कुछ नहीं। एक खास पहलू की तरफ ध्यान दिलाऊंगा आपका, कि जब चुनाव में उत्साह होता है, कोई मुद्दा होता है, कोई जोश होता है, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे और कोई भी बात हो, तो सबसे ज्यादा जो युवा मतदाता होता है वो मतदान बूथ की तरफ, वो मतदान केंद्र की तरफ जाता है, सबसे ज्यादा वो उसमें होता है। वरना बाकी तो चुनाव फिर मिडिल एज अधेड़ होते हुए लोगों का खेल है, जो कि 30 साल से लेके और 50-55 साल के बीच के हैं, जिनके शारीरिक शक्ति का पूरी तरह क्षय नहीं हुआ है, लेकिन वो धीमी रफ्तार से जिंदगी गुजारते हैं, तो वो चुनाव में ऐसा करते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि विद्वानों ने इस बात की तरफ ध्यान दिया है, राजनीति शास्त्रियों ने, उनका कहना है कि युवा मतदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी बहुत कम कराया है। केवल 38% युवा मतदाताओं ने सारे देश में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। इसका मतलब उनके इस चुनाव को लेकर उनके मन में कोई विशेष उत्साह नहीं है, और 2019 में जो उत्साह था उसकी वजह से युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को बढ़ चढ़कर वोट दिया था। यह एक स्थापित तथ्य है,
जो हमारे दोनों साथी बैठे हुए हैं देश के सबसे सर्वोच्च सेफोलॉजिस्ट हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मुझे यकीन है कि युवाओं ने बहुत उत्साहपूर्वक नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट दिया था, और उनका वोट कम जाने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसके प्रति उनके मन में अनमनापन है, उदासीनता है, वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं वोट देने में। तो ये जो पहले चरण का मतदान है, वोटर टर्नआउट है, जिसमें गिरावट साफ दिख रही है, अब ये किसको पचेगा, किसे अपच देगा, किसकी परेशानी बढ़ने वाली है, और क्या एक ट्रेंड मिलती दिख रही है, या हमें 2-3 चरण और का इंतजार करना होगा? हम ट्रैक करते रहेंगे, हर चरण को विश्लेषण करेंगे। तो बात हो रही थी पहले चरण के मतदान की, कम मतदान, किसका नफा किसका नुकसान। पंकज है हमारे दर्शक, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनका कहना है कि नेताओं की विश्वसनीयता खत्म होना कम वोटिंग की वजह है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत हैं क्या? और हम फिर से अपील करेंगे, अभी 6 चरण बाकी हैं। वोटिंग आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।